हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मेरा नाम है प्रशांत मावाने। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस सीरीज को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं, एंड दैट इज 14th जुलाई से 14 जुलाई ऑफ कोर्स 2025 से लेकर रफली स्पीकिंग 25 अगस्त 2025, ये पूरा एक ऐसा महीना रहने वाला है। एक महीने से उसमें एक और वीक आप ऐड कर दीजिए, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 5 वीक्स, राइट, रफली स्पीकिंग। इसमें बहुत सारे गैप्स आएंगे। आई वॉन्ट बी एबल टू रिकॉर्ड दिस लेक्चर ऑन रेगुलर बेसिस फ्रॉम 14th जुलाई टिल 25 अगस्त। उसके बाद का क्या होगा, आई एम नॉट श्योर फॉर नाउ, राइट, लेकिन आई विल लेट यू नो। आई विल कीप यू पोस्टेड, लेकिन बीच में गैप्स आएंगे, सो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस थिंग। ठीक है, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, एंड दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट। मे बी ऑन 13th जुलाई आई विल लेट यू नो। एक बार और अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर अपनी तैयारी रखिएगा। आज की जो प्रेजेंटेशन की डिज़ाइन है, आई हैव केप्ट इट रियली रियली सिंपल। सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। द रीज़न इज़ देयर वर सम टेक्निकल एरर्स, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा, लगभग 1.5 घंटे जितना वक्त जो है वो इसी में चला गया। सो आई थॉट लाइक let's go with the most simple version. Critically analyze the Delhi government's end of life vehicle policy and its enforcement challenges. ये एक बहुत ही बकवास डिसीजन लिया था, राइट। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन, जब एक ऑफिसर जो होता है वो हमेशा अपनी ऑफिस, अपने कागज, वो प्रैक्टिकल लाइफ से इतना दूर चला जाता है, क्योंकि एक तो ड्राइवर हैं और एक पूरा आप ऑफिसर्स के साथ ही घूमते रहते हैं। आप शॉपिंग करने के लिए भी आपका कोई एक पियोन जा रहा है, तो आप डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं दुनिया से। एक जो नॉर्मल सिटीजन है उसके जीवन के क्या क्या चैलेंजेस हैं वो आपको पता नहीं है। आप बस एक इंपॉर्टेंट पोस्ट पर बैठे हैं, और सिर्फ अकेले एक व्यक्ति की बात नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रास रूट से काफ़ी दूर चले जाते हैं। और जब आप समझ लीजिए पॉलिसी मेकर्स ग्रास रूट से दूर चले जाते हैं ना, तभी इस प्रकार के ब्लंडर्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो क्रिएट किया है सरकार ने, और यह यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दिल्ली की सरकार की बात कर रहे हैं। ये हर एक राज्य की किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, कांग्रेस, बीजेपी, XYZ, सभी पार्टीज के जो भी पावर में हैं, राइट, जो भी पावर में हैं, वो सब इस प्रकार के ब्लंडर्स करते हैं। और इसके पीछे मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि द नंबर वन रीज़न इज कि आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपके मिनिस्टर्स, आपके ऑफिसर्स, आपकी पार्टी के टॉप लीडर्स जो हैं वो एक अलग लेवल पर अब जा चुके हैं। उनको साधारण व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है उनके बारे में शायद पता ही नहीं है। तो ये जो बैन लगाया ना व्हीकल पर, आपको पता है कि 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुरानी पेट्रोल डीजल कार्स पर जो बैन लगाया, तो इसकी वजह से पब्लिक काफ़ी नाराज़ हो गई, और फिर फाइनली यही ऑर्डर को वापस खींचना पड़ा, इस ऑर्डर को ख़त्म करना पड़ा। और ये कोई नया ऑर्डर भी नहीं था। लेट मी टेल यू, विल बी सरप्राइज टू नो दिस फैक्ट। ये एक बहुत ही पुराना ऑर्डर था। ये इनफैक्ट 30 अक्टूबर 2018, इतना पुराना सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि इस प्रकार की कोई चीज़ की जाए। और यहाँ पर मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट को भी ग्रास रूट के बारे में पता नहीं है इस विषय को लेकर। तभी जाकर सुप्रीम कोर्ट ने आज से पहले 2018 में ऐसा डिसीजन दिया कि पुराने व्हीकल्स जो हैं इनको हटा दीजिए, और फ्यूल मत देना। और यहाँ तक की बातें थी कि प्रोहिबिशन का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हटाने हैं, मीन्स पार्किंग की भी परमिशन नहीं है, आप इसको इस क्षेत्र में रख ही नहीं सकते। तो पुराना बैन और नई एनफोर्समेंट की मेथड लगाई है। नई एनफोर्समेंट की मेथड में आपको फ्यूल देने से मना कर दिया, ये सारी चीज़ें नहीं थी। बाकी ये बैन तो काफ़ी पुराना था। अब कंप्लायंस वर्सेस रिलोकेशन की बात करें, मेरे ही शहर में बहुत सारी हरियाणा और दिल्ली की कार्स जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, बहुत ही सस्ते दामों में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं उन्होंने तो अपनी कार्स जो है 2018 में ही बेचना स्टार्ट कर दिया था, और बहुत सारे लोगों ने अच्छी वेल मेंटेन्ड कार्स जो हैं उनको बेचना स्टार्ट कर दिया। लेकिन क्या पोल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नई कार्स से होता है? द आंसर इज नो। सॉरी, पुरानी कार्स से ही होता है? द आंसर इज नो।
आप जस्ट इमेजिन कीजिए व्हाट यू आर डूइंग इज, सिर्फ एक एग्जांपल लेते हैं, एक बहुत ही वेल मेंटेन्ड कार है, ओके, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मेंटेन किया गया है, सिर्फ और सिर्फ ये पुरानी कार है, इसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि आप इसको हटा दीजिए। तो ये व्यक्ति चलो हटा भी देगा, अब क्या करेगा वो एक नई कार परचेज करेगा। अब एक नई कार परचेज करने की पूरी जो प्रोसेस है उसमें कितना पॉल्यूशन होता है, इसको कौन काउंट करेगा? और क्या सरकार के पास प्रॉपर डेटा है? द आंसर इज नो। क्या कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM, क्या इनके पास कोई ऐसा प्रॉपर एक्शन प्लान है? क्या इनके पास कोई प्रॉपर डेटा है? द आंसर इज नो, इनके पास भी डेटा नहीं है। तो दिस इज ए ब्यूरोक्रेटिक ब्लाइंड स्पॉट, पता ही नहीं है क्या चल रहा है। क्या कोई डी रजिस्ट्रेशन की सिस्टम है? द आंसर इज नो। आपका व्हीकल स्क्रैप हो जाएगा, उसके बाद भी वो RTO में रिफ्लेक्ट करेगा, दिखाएगा कि भाई वो व्हीकल यहां पर है। तो कोई डी रजिस्ट्रेशन की सिस्टम नहीं है आपके पास, ना तो पोल्यूशन को लेकर आपके पास कोई इतना ठोस सबूत है। तो ये एक भ्रम में जी रही है सिस्टम, और इसको निकाल देंगे तो क्या इसकी इंपैक्ट आएगी, इसके बारे में भी आपको पता नहीं है। लिमिटेड इंपैक्ट ऑफ कार बैन्स ऑन एयर क्वालिटी, दिस इज अ फैक्ट। अगर आप व्हीकल्स की बात करें, टोटल व्हीकल्स, इसमें 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, बसेस और कार्स आ गई, तो 10% से या फिर 10% जितना PM2.5 एमिशन जो रहता है वो व्हीकल से आता है। और इसमें ये 10% जो है ना, इसमें मेजोरिटी जो है 2/3 जितना जो है टोटल पोल्यूशन में 10% व्हीकल से आता है। ओके, चलिए इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं। टोटल जो पोल्यूशन है आउट ऑफ 100%, 10% जो है ये व्हीकल से आ रहा है, और इसमें जो 2/3 जितना है वो आ रहा है आपके 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स से। 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स के बारे में आप बात भी नहीं कर पाएंगे, इट्स ए हॉट पोटैटो, आपका हाथ जल जाएगा। द रीजन इज क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो ये 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स चलाते हैं, 2 व्हीलर्स चलाते हैं। तो कार्स आपके नजर में आ गई। कार्स जो है ये 5% से भी कम, ये टोटल 10% जो है ना उसमें आप देखेंगे तो उसका बहुत कम हिस्सा जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम कार्स। तो आप कार्स को टारगेट कर रहे हैं, यहां पर भी आप पिन पॉइंट नहीं है। तो इट्स मोर लाइक एक परफॉर्मेटिव थिएटर की तरह है। पुरानी स्कीम्स, ये ऑड इवन स्कीम जो निकाली थी, दैट वाज आल्सो बिग बकवास। एयर पोल्यूशन के विज्ञान को समझिए, तब आपको पता चलेगा कि रियल एक्शंस जो है वो हमें क्या लेनी है। ये सारी चीजें जो हैं दिस आर ऑल गिमिक्स, दैट्स इट। और डिस्पोजल का क्या? और नए व्हीकल्स जो बनेंगे तो उनकी जो पूरी प्रोसेस है, बनाने की प्रोसेस है, नया मटेरियल आपको निकालना है, उसकी प्रोसेस होगी। ये सारी चीज़ों में जो पोल्यूशन होगा उसका क्या? जो हिडन पोल्यूशन होगा उसका क्या? हिडन एनवायरमेंटल कॉस्ट जो है, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीज़ों की वजह से उसका क्या? सो एक प्रॉपर व्यवस्था की ज़रूरत है। दुनिया के कितने सारे देश हैं जिसमें हर साल फिटनेस टेस्ट होती है। हमारे यहाँ पर फिटनेस टेस्ट होती है ट्रक्स की। मेरे एक मित्र हैं जिनका ट्रक का कारोबार है, और वो मुझे बताते थे कि कैसे करप्शन होता है उसमें भी, राइट। ये फिटनेस टेस्ट जो होती है वो सारी चीज़ें करप्शन के केंद्र बन चुके हैं, उसमें आपको कुछ ना कुछ चढ़ावा देना ही पड़ता है। और दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर प्रॉपर फिटनेस टेस्ट होती है। हर साल आपको फिटनेस टेस्ट करानी है। जब तक आपका व्हीकल सेट स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है, तो इट डज नॉट मैटर कि भाई आपका व्हीकल 15 साल, 20 साल, 25 साल पुराना है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। जब 10-15 साल पहले कंपनी ने कोई व्हीकल बनाया था, कोई कार बनाई थी, तो कंपनी ने सोचा था कि ये कार जो है, लेट मी टेल यू अबाउट माई कार। आई ड्राइव ए VW पोलो, राइट। मेरे पास एक VW पोलो है, और मेरी कार जो है ना, ये कार, या फिर आप किसी भी पोलो, ये जर्मन कार्स को देखेंगे, देन यू विल फाइंड दिस थिंग। उनके मैनुअल में पोलो का जो मैनुअल आता है, ये यूज़र मैनुअल, तो उसमें आपको दिखेगा कि भाई 10 साल के बाद क्या पार्ट्स बदलना है आपको, 15 साल के बाद क्या करना है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 सालों तक
ये आपको बताता रहेगा, मीन्स मैनुअल में है कि भाई ये चीज़ें आपको जो है। तो कंपनी ने जब कार बनाई तो कंपनी ने 30 40 50 सालों तक ये कार चले इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कार बनाई है, और आप 10 15 सालों में इसको स्क्रैप करने की बात कर रहे हो। सो टोयोटा की कार्स हम जानते हैं, राइट, इट्स वेरी रिलायबल कार्स। कुछ उसकी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं, वैसे बेसिक ही कार रहती है जनरली स्पीकिंग टोयोटा की। फॉर एग्जांपल फॉर्च्यूनर, इनोवा को देख लें आप, तो फाइंड दीज कार्स वेरी बेसिक। लेकिन ये 8 लाख 10 लाख किलोमीटर तक चलेगी ये कार, अगर आप इसको वेल मेंटेन रखते हैं तो कंपनी इसकी एक लाइफ साइकिल बनाते वक्त तय करके चलती है, तो फिर आप इसमें क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो? तो ये एक ब्यूरोक्रेटिक ब्लाइंड स्पॉट की वजह से इस प्रकार की चीज़ें होती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, एनालाइज द रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियाज जीएसटी कलेक्शंस एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। 8 साल हो चुके हैं जीएसटी के, राइट। 1 जुलाई को इसकी 8th एनिवर्सरी थी, और 2025 जो है, जून 2025 का महीना जो है, तो इसमें कलेक्शन हुआ 1.85 लाख करोड़ रुपीज़। ये पिछले 4 महीनों का सबसे लोवेस्ट था, और ये पुअर कलेक्शन ये बताता है कि भाई अब बहुत सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जीएसटी को लेकर, इसको सुधारने की ज़रूरत है। और द प्रॉब्लम इज कि सिस्टम में काफ़ी सारी इनएफिशिएंसीज हैं। अभी भी इतने सालों के बाद आज भी फ्यूल जो है इसको जीएसटी के परव्यू में नहीं रखा है। अल्कोहल जो है इसको जीएसटी के तहत नहीं रखा गया। द रीज़न इसकी वजह से क्या होता है कि राज्य सरकारें जो हैं, स्टेट्स जो हैं, दे कैन डिसाइड, दे कैन अप्लाई देयर ओन वैट ऑन इट। और राज्य सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि जब जीएसटी को रोल डाउन किया गया तो इसका मेन लक्ष्य था वन नेशन वन टैक्स, लेकिन फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पावर्स अपने पास रखे, जैसे सेस, राइट, सेस को कलेक्ट करना, और सेस के पैसे भी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। तो राज्य सरकार ने सोचा कि यार एक समय तक हमें कॉम्पनसेशन देने की बात थी, लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेस के पैसे अपने पास रख रही है, और वो चाहे तो शेयर करें वरना ना करें। तो फिर राज्य सरकारें भी अल्कोहल, एज फार एज आई नो, इलेक्ट्रिसिटी, ये फ्यूल, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको जीएसटी के तहत नहीं आने दे रही, ताकि उनके पास भी थोड़ा एल्बो रूम बचे। तो यहाँ पर ये चीज़ों की वजह से सेंटर और स्टेट के बीच में एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न, ये जो एक गैप है, ये ट्रस्ट का गैप जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है। दूसरी चीज़, राज्य सरकारें जो हैं, ये जो पैसे हैं ना अपने वैट के, इसका इस्तेमाल कई जगहों पर देखने को मिला है फ्रीबीज के लिए करती हैं, इलेक्शंस को जीतने के लिए मुफ्त में चीज़ें देना। सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी। इसी के साथ जीएसटी रेट रिडक्शन की भी ज़रूरत है। कितने सारे रेट्स हैं, राइट, 5% हैं, देन यू हैव 12, देन यू हैव 18, देन यू हैव 28%, फिर गोल्ड और इन सारी चीज़ों में कुछ 3% ऐसा कुछ लगता है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन जीएसटी, लेकिन बहुत सारे, इतनी कॉम्प्लेक्स है, मीन्स इतने सालों से, जब जीएसटी अरुण जेटली जी ने जब इसको लेकर स्पीच दी थी, तब से लेकर आज तक मैं करंट अफेयर्स जो है उसको फॉलो करते आया हूँ। इसके रेट्स की जब बात आती है ना तो मुझे भी थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। आप ये खरीदने के लिए जाओ तो इसमें इतना है, इसमें इतना सेस है, को कितनी सारी चीज़ें। और जब इसको बनाया गया था तब ये एक सपना दिखाया था हमें कि भाई एक वक्त आएगा जब एक ही रेट होगा या 1 2 रेट होंगे। इतने सारे रेट्स हैं, तो रेट रिडक्शन की भी ज़रूरत है। ये कॉम्पनसेशन सेस को लेकर जो इश्यूज चलते रहते हैं, इनको भी सॉल्व करने की ज़रूरत है। ये मार्च 2026 तक इसको एक्सटेंड किया गया है, ये कॉम्पनसेशन सेस को। उसके बाद क्या होगा, सारी चीज़ें ग्रे एरिया में है। मूविंग ऑन, analyze the geopolitical significance of Union Minister Kiran Rijiju's statement on the Dalai Lama succession. Clearly भारत ने, जब किरण रिजिजू ने कहा कि भाई दलाई लामा जो है वो अपने जो सक्सेसर हैं, जो 15th दलाई लामा है, इसको चूज़ करने का काम जो है वो खुद करेंगे, राइट, वो डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा। दैट इटसेल्फ मीन्स कि जो चाइना का जो क्लेम है, चाइना का जो दावा है, तो इसको क्लियरली भारत ने रिजेक्ट कर दिया है। और आप जानते हैं दलाई लामा जो हैं वो 1959 से हमारे देश भारत में रह रहे हैं। जब
50s में ये चाइना जो है उसने तिब्बत को हड़प लिया। उस समय पर भारत ने गलती की थी, हमने ये जो स्वीकृति दी है ना वो नहीं देने की ज़रूरत थी। और तिब्बतन्स की बात करें तो इतने सालों से, कितने 70 ईयर्स हो गए ना, 70 ईयर्स से ये कम्युनिटी हमारे देश में रह रही है। उनके फॉर्मल कुछ 39 सेटलमेंट्स हैं। उनका क्यूजीन, उनकी दवाइयाँ, उनका कल्चर, उनकी स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ों ने हमारा जो देश है उसको और ज़्यादा रंगीन बनाया है, और ज़्यादा कलर्स ऐड किए हैं हमारे देश के कैनवास में। तो थैंक्स टू दलाई लामाज लीडरशिप कि ये हज़ारों जो तिब्बतन्स हमारे देश में रहते हैं उन्होंने वैल्यू एडिशन का ही काम किया है। और भारत रिलीजियस फ्रीडम के लिए फेमस है। चाइना जो है अभी तिब्बत में क्या कर रहा है, ये पूरा उसको एक अपने अपने हिसाब से, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो चाहती है ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर हो रही। बेसिकली एक सिनेजाइजेशन जिसको कहते हैं, इसका मतलब ये है कि सीनो यानी कि चाइना, राइट। तो पूरा इसको एक चाइना, तिब्बत जो है उसका कल्चर डिस्ट्रॉय करके उसको पूरा सेंट्रल चाइना में जो कल्चर है उस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर थोप रही है। और भारत ने हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग रेफ्यूजी ट्रेडिशन रहा है हमारा, चाहे वो 1971 की अगर हम बात करें, तिब्बतन्स की बात करें, और आज से आप चले जाइए लगभग 1000 साल पहले, तो आप जो पारसी कम्युनिटी यहाँ पर आई थी तो उनका भी वो जो देखेंगे, देन यू विल रियलाइज के तब से लेकर आज तक भारत ने अलग अलग समय पर ये जो कहते हैं ना कि जो शरणार्थी हैं, रेफ्यूजीज हैं, पारसी कम्युनिटी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी स्कूल में जब पढ़ते थे तब एक गुजराती लैंग्वेज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसको कहते हैं दूधमा साकर। गुजराती है ये, दूध यानी कि मिल्क, दूध माँ यानी कि दूध में शक्कर, ये एक 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 लेसन आता था। और आज से लगभग 1000 साल पहले की ये बात है जब जो पारसी कम्युनिटी हैं, जो ज़ोरास्ट्रियंस हैं, वो फिर एक के बाद एक धीरे धीरे उनकी बोट्स जो है वो गुजरात के संजान बंदर के पास आने लगी। और वहाँ के उस समय के जो राजा थे, तो ये जो पारसी कम्युनिटी के उस समय के जो लोग थे उन्होंने दूध में शक्कर मिलाकर, बताया जाता है उससे पहले गुजरात में कभी दूध में ये शक्कर जो है वो नहीं मिलाई जाती थी, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन दूध में शक्कर मिलाकर फिर दिया गया और राजा ने दूध को चखा और पता चला कि ये तो बहुत ही मीठा दूध हो चुका है। तो उस समय पर ये बात बताई थी कि भाई जैसे दूध में शक्कर मिलती है और ये और इसकी मिठास बढ़ जाती है, वैसे ही हम अगर आप हमें यहाँ पर परमिशन देंगे तो फिर हम और ज़्यादा मिठास ऐड करेंगे आपके देश में, आपके कल्चर में थिंग्स। और ये चीज़ जो है ना, मीन्स दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल। आप देखिए, मीन्स चले जाइए, आपने शायद मीन्स ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल कि ये एक ट्रेडिशन रहा है। और मॉडर्न वर्ल्ड में 1971 देख लीजिए, ये तिब्बत का एग्जांपल देख लीजिए, तो इंडिया इज़ द बेस्ट प्लेस, राइट, एज फार एज दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर कंसर्न्ड। एक प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। जो तिब्बतन्स हमारे यहाँ पर रहते हैं, पिछले 70 ईयर्स से रह रहे हैं, तो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस कह रहे हैं, दे कैन बाय प्रॉपर्टी, बैंक क्रेडिट का एक्सेस नहीं है, हायर एजुकेशन और हेल्थ केयर में लिमिटेड उनको वो सपोर्ट मिलता है। तो ये जो एक स्टेटलेस स्टेटस है ना उनका, उसके बारे में हमें कुछ सोचने की ज़रूरत है, सरकार को कुछ एक रास्ता निकालने की ज़रूरत है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दिस वन इज़ अबाउट टू डिस्कस द प्रैक्टिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय वोटर्स एंड पोल वर्कर्स ड्यूरिंग द बिहार वोटर रोल रिवीजन। ये बिहार में जिस प्रकार से, जिस समय पर इलेक्शन कमीशन ने ये चीज़ें डिसाइड की हैं, देखिए एक तो वोटर्स जो हैं दे आर ऑल्सो कन्फ्यूज्ड, फिर इलेक्शन के कुछ महीने पहले इस प्रकार की चीज़ें करना, टाइमिंग इज़ वेरी बैड, क्योंकि मॉनसून का समय और आप जानते हैं बिहार में बहुत सारी जगहों पर फ्लड आ जाता है। तो इट्स गोइंग टू बी ए बिग बर्डन ऑन द रेसिडेंट्स। और इनएक्यूरेसीज के भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क हैं, क्योंकि प्रॉपर प्रोसेस ही नहीं है। ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि बूथ लेवल ऑफिसर्स जो हैं
वो आपके घर आएंगे, आपको फॉर्म देंगे, फिर आप फॉर्म फिलअप करके रखेंगे, फिर वो फिर से फॉर्म कलेक्ट करने के लिए आएंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन, फिर चीज़ों को वेरीफाई करके अपलोड किया जाएगा, फिर उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको फिर से उनको बताना है। तो ये चीज़ें बार होती रहेगी, राइट। तो ये बूथ लेवल ऑफिसर्स जो हैं दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी ओवरलोडेड। और इसी के साथ साथ आप समझ लीजिए 7 करोड़ लोग रहते हैं, एस्टिमेटेड 7 करोड़ लोग, और एक टाइट डेडलाइन के अंदर बूथ लेवल ऑफिसर्स को ये सारी चीज़ें करनी है। जैसे मैंने आपको बताया क्लेम्स और ऑब्जेक्शन जो है तो उसका भी पीरियड रखा गया है। तो हाउ दे आर गोइंग टू डू इट, आई थिंक ये एक बहुत गलत समय पर ये चीज़ें हो रही है। और इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि अर्बनाइजेशन काफ़ी बढ़ चुका है, माइग्रेशन काफ़ी हुआ है, तो सारा डेटा जो है ये होना ज़रूरी है। लेकिन इलेक्शन से पहले हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो वोट ना दे पाए बिकॉज ऑफ दिस थिंग। दिस इज अ बिग इश्यू, राइट। मूविंग ऑन, analyze the key factors contributing to the recent devastation in हिमाचल प्रदेश beyond climate change। हर साल जब बारिश आती है तो इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। 2025 की ये जो बारिशें हैं हिमाचल प्रदेश में, आप समझ लीजिए अभी तक 63 लोगों का जीवन चला गया है। बहुत सारे लोग आज भी, डजन्स ऑफ पीपल आर स्टिल मिसिंग। रफ कैलकुलेशन ये कहता है कि 400 करोड़ रुपीस जो हैं इसका इतना नुकसान हुआ है अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, राइट। मनाली डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो कितने सारे घर, रोड्स, ऑर्चार्ड्स, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, वॉश्ड अवे। तो लोग क्या करेंगे? जिनके ऑर्चार्ड्स जो हैं ये उजड़ गए हैं, फ्रूट्स के बाग जिनके उजड़ गए हैं, उनका क्या होगा? मनाली लेह हाईवे जो है इट वॉज ब्लॉक्ड। कांगड़ा वैली की जो रेलवे सर्विस है इट वॉज सस्पेंडेड। इसका रूट कोज ही यही है कि फ्रेजाइल इकोसिस्टम में हमने जियोग्राफी को नज़रअंदाज करते हुए पहाड़ों को काट काट कर बड़े बड़े रोड्स और टूरिज़्म को बूस्ट करने के चक्कर में, और ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो वोट और अगेन ग्रास रूट लेवल का, या फिर इतनी अच्छी जियोग्राफी पढ़ते हैं जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, और जब सिविल सर्वेंट बन जाते हैं तब क्या होता है पता नहीं। एंड सेम थिंग गोज विद पॉलिटिशियंस एज वेल। सन ऑफ द सॉइल है, उसी जगह पर सन एंड डॉटर्स ऑफ सॉइल है, और वहाँ पर ही रहे हैं, वहाँ पर ही पले बड़े हैं। तो एक ट्रेडिशन रहा है अपने एरिया के बारे में, अपने अपने राज्य के बारे में, चीज़ों के बारे में वो जानते हैं, राइट। इतना घूमे हैं, उसके बावजूद भी ये चीज़ें, इतना कंस्ट्रक्शन, इतनी सारी अटल टनल जो है ये इंजीनियरिंग मार्वल है नो डाउट, लेकिन रोहतांग पास जो है उसमें जो ब्लॉकेजेस हुए हैं उसका क्या? इमरजेंसी प्लानिंग नहीं की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन जो है उसमें किसी प्रकार की इमरजेंसी प्लानिंग आपको देखने को नहीं मिलती है। तो हेरिटेज और अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन को जब आप मीन्स हेरिटेज को निगलेक्ट करेंगे, अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन में आगे बढ़ेंगे, तो इस प्रकार की चीज़ें हर साल यही एक सेम स्टोरी जो है वो रिपीट होती ही जाती है। एक डिजावू जैसा फील होता है, डिजावू जिसको कहते हैं, कैसा लगता है कि यार ये पहले भी हुआ था ना। दैट्स व्हाट डेजावू इज ऑल अबाउट। सो यही चीज़ मुझे लगती है हर बार, हर ये मॉनसून सीजन में हिमाचल उत्तराखंड के आर्टिकल्स पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार ऐसी चीज़ तो लास्ट ईयर भी हुई थी, उससे पहले भी हुई थी, ये गलत वही तो आर्टिकल प्रिंट नहीं कर दिया ना इन लोगों ने, ऐसे ऐसी फीलिंग आती है। सो बहुत सारी ऐसी आज की जो हमारी डिस्कशन है उसमें देखने को मिला कि देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट जिससे मीन्स थोड़ी एक डिस्कशन पूरी जो है वो थोड़ा हमें, चलो ये दलाई लामा वाली जो बातें थी तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें थी, एंड बाकी सारे टॉपिक्स जो रहे वो काफ़ी क्रिटिकल रहे हैं, काफ़ी नेगेटिव रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा यहाँ पर हम नेगेटिविटी की ही बात करेंगे। पॉजिटिव चीज़ें जब होती है तो पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये चीज़ें ये ऐसी थी जो नेगेटिव थी। सो anyways, that's basically everything in today's discussion. Thank you very much. Enjoy your weekend. I will see you on Monday. Till then, God bless you all. Jai Hind.